प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत और अध्ययन की सीमाएं। अर्थात आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए किन किन स्रोतों का सहारा लें और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए कौन कौन सी समस्याएं उभर कर सामने आती हैं, इन दो बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लेक्चर का नाम नोट किया है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन स्रोत। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब कहाँ कहाँ से सामग्रियाँ ली गई हैं, और अध्ययन की सीमाएं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और इसी के साथ में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के क्या स्रोत हैं। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत और अध्ययन की सीमाएं। तो दो पार्टों पर हम अध्ययन करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 हो गया, मैंने यहाँ लिखा है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोतों की चर्चा करेंगे, और दूसरे पार्ट में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की क्या सीमाएं हैं, क्या सीमा से हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन करने में क्या क्या मुसीबतें हमारे सामने आती हैं, ये बातें आपको समझाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज का जो लेक्चर होगा दो बातों से संबंधित है, स्रोत और सीमा। स्रोत और सीमाएं। स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की स्रोत है, और सीमाएं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सीमाएं। मैंने अक्सर देखा है कि जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के स्टूडेंट्स होते हैं, ये पेपर एमए में भी चलता है, और मैं कहूँगा बीए में भी ये पेपर चलता है। ठीक है, हालांकि बीए के अंतर्गत विशेषकर कुछ विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन चलता है, कुछ विश्वविद्यालयों के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन चलता है। वो जो भी है विश्वविद्यालय के हिसाब से जो पाठ्यक्रम है निर्धारित किया गया है, लेकिन मैं तो यहाँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन भी समझाऊंगा, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन भी समझाऊंगा, और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन भी समझाऊंगा। मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन के तीनों जो पक्ष हैं, इन तीनों को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अभी तो हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की चर्चा कर रहे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो, मैंने यहाँ पार्ट नंबर 1 लिया है। सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जितने भी स्रोत हैं, वो सारी नोट कर रखे हैं, और इधर जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सीमाएं हैं, वो सीमाएं मैंने नोट कर दी हैं। मतलब पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 पहले आप नोट करेंगे। पार्ट नंबर 1 तो लिखे, यहाँ क्या लिखेंगे, पार्ट नंबर 1 लिखे पहले आप, फिर क्या लिखना है यहाँ, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत। क्या मतलब, जब पश्चिमी विद्वान, यूरोप के विद्वान ये कहते हैं कि भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं है, भारत में राजनीति के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह धर्म से निर्देशित होकर के कहा गया है। मतलब पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि यहाँ राजनीति और धर्म गुथी हुई हैं। ये बात कोई गलत नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो चिंतन है मनु के समय से ही वो इस बात को प्राथमिकता देता है कि भी राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, है अहिंसा होना चाहिए। तो ये तो शाश्वत सत्य बातें हैं। अब पश्चिम वाले तो ये कहते हैं कि भाई राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता को नहीं होना चाहिए, न्याय को नहीं होना चाहिए, है अहिंसा को नहीं होना चाहिए। तो ये मूल्य सर्वोत्तम मूल्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि भारत के जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, वो सर्वोत्तम राजनीतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। बेटा राजनीतिक मूल्य किसको कहते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, कर्तव्य, ये सब जो है राजनीतिक मूल्य कहलाते हैं, पॉलिटिकल वैल्यू। मतलब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है मूल्य किसको कहते हैं, व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है, व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, उसको मूल्य कहा जाता है, और व्यक्ति की जो राजनीतिक इच्छाएं होती हैं, राजनीतिक आकांक्षाएं होती है, उसको राजनीतिक मूल्य कहा जाता है, पॉलिटिकल वैल्यू।
यस। तो प्रत्येक युग के हिसाब से मूल्य में भी परिवर्तन आता है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो मनु से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक एक ही बात की गई है, क्या कि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी नहीं बनेगा तब तक राजनीति में सुधार नहीं हो सकता। क्या पश्चिम वाले ये बात कहते हैं? नहीं कहते। इसलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, पश्चिम वालों ने बार बार ये बात की है कि भारतीयों को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, भारत के अंतर्गत कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, भारत में जो कुछ भी कहा गया है वो धर्म से प्रेरित होकर के कहा गया है, धर्म से निर्देशित होकर के कहा गया है। लेकिन बेटा राजनीतिक आधार यदि नैतिकता को माना जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं, हम तो कहेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है, महत्वपूर्ण गुण है, महत्वपूर्ण लक्षण है कि राजनीतिक आधार धर्म, नैतिकता, न्याय, अहिंसा को होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जबकि पश्चिम वाले इस बात को जगह नहीं देते हैं, तो ये गलत है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी राजनीति के बारे में सबसे पहले चिंतन नहीं किया गया, सबसे पहले भारत में ही राजनीतिक चिंतन हुआ है। भारत के अंतर्गत वो राजनीतिक सिद्धांत दिए गए जो राजनीतिक सिद्धांत आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिए गए। इसलिए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में चिंतन मनन भारत में किया गया है। पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं। शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर सकते हैं, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। प्लेटो, अरस्तु से तो बहुत समय पहले हमारे भारत के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषदों में महाकाव्य, रामायण इत्यादि के अंतर्गत ये सारी बातें दे दी गई हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, राजनीतिक ज्ञान नहीं है? वेदों के अंतर्गत आप जाइएगा, पुराणों के अंतर्गत आप जाइएगा, 18 पुराण है उनका आप अध्ययन कीजिएगा, वहाँ पर क्या राज्य और राजा की चर्चा नहीं की गई है? राज राजा की चर्चा की गई है, मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है, राज्य के कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, राजा का जन्म कैसे हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, बेटा इन सब की चर्चा की गई। तो कैसे कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है? भारतीय केवल अंधविश्वासी हैं, गलत बात है ये। और अगर अंधविश्वास का आरोप लगाया जाता है तो हम यहाँ दावे के साथ कह सकते हैं प्लेटो की रिपब्लिक आप पढ़िएगा, पश्चिम में प्लेटो की रिपब्लिक पढ़े आप, प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक ग्रंथ, प्लेटो की रिपब्लिक के अंतिम अध्याय में आत्मा परमात्मा की चर्चा की गई है। अगर ये चर्चा की गई है तो क्या पश्चिम वाले आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसलिए भारत के ऊपर जो आरोप है, मिथ्या आरोप है, वो उनकी मैं कहूँगा भ्रांत धारणा है, मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है, उनका एक पक्षीय अध्ययन है। भारत के बारे में जो अध्ययन किया पश्चिम वालों ने एक पक्षीय किया। हम ये कहेंगे कि भारत ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिए वो राजनीतिक सिद्धांत आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिए। अब हालांकि ये बात बहुत लंबी है, लेकिन ज़्यादा ना लेते हुए हम तो केवल 2 पार्ट में ये बात करेंगे। पहला पार्ट लिखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत। अब बेटा ध्यान दें, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ ये समझनी है, मान लीजिएगा आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, इसकी कालावधि क्या है, इसकी कालावधि क्या है? तो इसकी जो कालावधि होगी, जो समयावधि होगी, जो कालक्रम होगा, वह होगा वैदिक काल से मुगल शासन की स्थापना तक। मतलब वैदिक काल से लेकर के मुगल शासन की स्थापना तक का जो काल है, इसमें राजनीति के बारे में विद्वानों ने जो कुछ भी चिंतन किया है वह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आता है। मतलब भारत में वैदिक काल से लेकर मुगल शासन की स्थापना तक जो चिंतन किया गया है वह चिंतन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आता है। और मुगल काल के बाद में मध्य युग की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद में राजा राम मोहन राय से आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। बेटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना है तो 3 पक्ष हो जाएंगे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। हालांकि यहाँ मध्यकाल के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी प्रकार से कोई राजनीतिक चिंतन नहीं किया गया है। इसलिए जब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 ही पक्ष होते हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। कारण मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैं तो मध्यकाल के अंतर्गत कुछ विद्वान हैं जिन्होंने राज्य राजा के बारे में कुछ चिंतन दिया है, तो मैं जरूर वो विचारक आपको समझाऊंगा। चलिए बेटा, तो ये बात क्लियर होगी। वैदिक काल से मुगल शासन की स्थापना तक का जो काल है वो किस में आएगा बेटा? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में। क्लियर? अब पार्ट नंबर 1 ले रहे हैं हम कि भी राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत क्या है। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से
तथ्य जुटाए गए हैं कि भाई भारत के अंतर्गत प्राचीन समय में राजनीति के बारे में चिंतन किया गया है। राजा हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, राज्य के कितने अंग होंगे, मंत्री परिषद, प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था इत्यादि के बारे में जो चिंतन किया गया है, वो चिंतन कहाँ किया गया है, वो कौन से स्रोत हैं जहाँ पर ये सामग्री हमें मिलेगी, जहाँ पर ये तथ्य हमें मिलेंगे, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन किया गया था। और चिंतन ही नहीं किया गया था बल्कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्तर का चिंतन किया गया था भारत में। और ये भी सत्य है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही राजनीतिक चिंतन किया गया था, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब यहाँ संशय के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ आप नोट करेंगे कि वास्तविक रूप में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित कर देंगे। सबसे पहले नंबर 1 नोट करेंगे, नंबर 1 भारतीय साहित्यिक सामग्री एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है विदेशी स्रोत, और तीसरा है पुरातत्व। ये क्या है, ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये 3 बातें लिख ली, मतलब 3 भागों में विभाजित कर करके आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोतों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1, क्या, भारतीय साहित्यिक सामग्री में ऐतिहासिक ग्रंथ। जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मतलब भारतीय साहित्यिक सामग्री एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, ये वो स्रोत हैं जिसके अंतर्गत राजनीति के बारे में हमें बहुत सामग्री मिलती है, बहुत तथ्य मिलते हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन किया गया था। राज्य के बारे में काफ़ी चिंतन किया गया था, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बहुत चिंतन किया गया था, आय व्यय का जो विवरण होता है, ब्यौरा होता है, उसको बजट कहा जाता है। बजट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, कर व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, दूत व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, युद्ध व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, अंतरराज्य संबंधों के बारे में, परराष्ट्र संबंधों के बारे में, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यस, चलिए, तो भारतीय साहित्यिक सामग्री एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, ये इसका पहला भाग है। इस पहले भाग के अंतर्गत हमने यहाँ 12 स्रोतों की चर्चा की है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ था। यस, कोई संदेह नहीं इसमें, मतलब संशय के लिए जगह नहीं हो सकती है यहाँ। नंबर 1 वेद, कोष्टक में करेंगे संहिता, वेद। अब देखो, आपसे कोई पूछ ले वेद कितने हैं बेटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है बेटा। अब 4 वेद हो गए, तो चारों वेदों को यदि अध्ययन करेंगे हम, तो वहाँ डेफिनेटली राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। और वेद तो वैसे भी मैं कहूँगा कि कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, ये प्रमाणिक ग्रंथ हैं, इनमें जो लिखा गया है वो शाश्वत सत्य ही है। तो वेदों के अंतर्गत, चारों वेदों के अंतर्गत राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इसका मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन किया गया है। दूसरा, इसका जो है प्राचीन भारतीय साहित्यिक सामग्री में ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत दूसरा स्रोत आता है ब्राह्मण एवं उपनिषद। देखो बेटा, यहाँ पर ब्राह्मण मतलब वैदिक मंत्रों की जो टीकाओं को है उनको ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कहा गया है मतलब वैदिक मंत्रों की जो टीकाएं हैं, वैदिक मंत्रों की जो रचनाएं हैं, उनको जो है ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए प्रथम भाग के अंतर्गत ब्राह्मण एवं उपनिषद इसको भी लिया गया। इनमें भी राज्य के बारे में बहुत कुछ चिंतन किया गया, लिखा गया है। इसके बाद में तीसरा है महाकाव्य, जैसे महाभारत वगैरह हैं, तो इसके अंतर्गत भी वास्तविक रूप में मतलब जो महाकाव्य, इसमें रामायण महाभारत को ले सकते हैं आप। तो बेटा इसके अंतर्गत भी राज्य और राजनीति के बारे में, राजा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे रामायण के अंतर्गत तो विशेषकर मैं कहूँगा कि रामायण से अच्छा आदर्श राजा, आदर्श राज्य कहीं हमें मिल ही नहीं सकता है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक की बात की है, लेकिन प्लेटो के दार्शनिक शासक से भी श्रेष्ठ जो शासक है, जो आदर्श राज्य है, वह हमारे रामायण के अंतर्गत है। मतलब ऐसा आदर्श राजा दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो रामायण के अंतर्गत किसके बारे में नहीं लिखा गया है? राजा राज्य के बारे में लिखा गया है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है, राज्य के कार्य के बारे में लिखा गया है, राजदूत व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, दूत का वध नहीं किया जा सकता इसके बारे में लिखा गया है, गुप्तचर व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, मंत्री परिषद व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था को उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख नहीं किया गया है? महाकाव्य में भी ये बात मिलती है। पुराण 18 पुराण हैं, इनके अंतर्गत भी राजा और राजा के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब भारत में प्राचीन समय में ही राजनीतिक चिंतन हुआ है और श्रेष्ठ स्तर का चिंतन हुआ है।
स्मृतियाँ जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अंतर्गत 12 अध्याय है, 12 अध्याय में 7वां अध्याय स्पेशली राजनीति शास्त्र से संबंधित है, राजा और राज्य का उसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें अंतर्राज्य संबंधों का उल्लेख है, मतलब अंतर्राज्य संबंध के अंतर्गत राज्यमंडल सिद्धांत का उल्लेख है, 4 नीति के उपायों का उल्लेख है, 4 नीति के उपाय मतलब साम दाम और भेद दंड, 60 गुण्य मंत्र, 6 गुणी मंत्र, संधि विग्रह ज्ञान आसन द्वैधिभाव संश्रय, इसका उल्लेख किया गया है, दूत व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, गुप्तचर व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, युद्ध का उल्लेख किया गया है, स्मृति में किया गया है ये उल्लेख। मनुस्मृति का आप अध्ययन कीजिएगा, सब कुछ इसके अंतर्गत, याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो स्मृतियाँ हैं इनमें भी जो है राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मृतियाँ भी जो है राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं। ठीक है बेटा। अगला है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। बेटा जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत भी राज्य के उद्देश्य, कार्य, उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य जो लिखा गया है उसमें भी राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, आचार्य विष्णु कौटिल्य के जो रचना है अर्थशास्त्र, जिसमें 15 अधिकरण है, उसके अंतर्गत भी मैं कहूँगा कि विशेषकर ये राजनीति के बारे में लिखा गया, राज्य के बारे में लिखा गया। इसलिए मनु को तो एक धर्मशास्त्री कहा जाता है, जबकि कौटिल्य को एक राजशास्त्री कहा जाता है, राजशास्त्री। तो अर्थशास्त्र में भी बहुत कुछ बातें मिलती हैं। फिर नीति शास्त्र है, जैसे शुक्र का शुक्र नीति सार है, कामंद का कामंद की नीति सार। बेटा इनमें भी राजा, राज्य, प्रशासनिक व्यवस्था है, आय व्यय, मंत्री परिषद की व्यवस्था है, कर व्यवस्था, बहुत कुछ इनके बारे में लिखा गया है। इसका मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन हुआ था और श्रेष्ठ स्तर का चिंतन हुआ था। मैं तो ये कहूँगा कि आज भारत के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था शुक्र की शुक्र नीति सार से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यस, अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा शुक्र नीति सार का। शुक्र नीति सार में 4 अध्याय हैं और 5वां खिल नीति के नाम से उसको जाना जाता है, 4 अध्याय हैं वैसे तो नीति शास्त्र है। इसके बाद में अन्य ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत भी हैं, मतलब इसके साथ में और भी दुनिया भर के ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें कि राजनीति के बारे में बहुत बातें मिलती है। और अंत में अनुपलब्ध साहित्य, मतलब और भी ऐसा साहित्य जो कि हमको प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि समय समय पर हम परिस्थितियां जो भी रही हैं, हम गुलाम होते रहे हैं, तो हमारी जो महत्वपूर्ण सामग्री थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत ये 12 बातें आती हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ है। तो आप पॉइंट्स रूप में सारी बातें लिख सकती हैं। दूसरा है बेटा विदेशी स्रोत, यहाँ मैंने लिखा है विदेशी स्रोत। अब बेटा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत विदेशी स्रोत भी हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भी भारत में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ है। जैसे यूनानियों और रोम निवासियों, क्या यूनानियों और रोम निवासियों ने जो कुछ लिखा है उसके अंतर्गत भी जो है राजनीतिक चिंतन के स्रोत मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं, जैसे यूनानी लेखकों के 3 वर्ग हैं। पहला है सिकंदर के पूर्व के लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखक और सिकंदर के परवर्ती, सिकंदर के बाद के लेखक। तो इन्होंने भी राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन श्रेष्ठ स्तर का हुआ था। और जब हम इन ग्रंथों का, इन रचनाओं का, इन टीकाओं का अध्ययन करते तो हम कह सकते हैं दावे के साथ, विश्वास के साथ कि भारत के अंतर्गत श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे पहले और सबसे अच्छे सिद्धांतों का उल्लेख भारत में ही किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत को विश्व गुरु ऐसे नहीं कहा जाता था और अब दोबारा से विश्व गुरु बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना हमें। अब वैसे देखा जाए तो हम आज विश्व गुरु से विश्व मित्र की तरफ भी बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु से विश्व मित्र की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी G20 सम्मेलन जो हुआ था नई दिल्ली के अंतर्गत, तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हम विश्व गुरु से विश्व मित्र की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हम सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहते हैं। तो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में ये तो बात कही गई, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में यही बात तो कही गई। मनु ने कहा है, कौटिल्य ने कहा है, शुक्र ने कहा है, कामंदक ने कहा, बृहस्पति ने कहा है, सोमदेव सूर्य ने कहा है, याज्ञवल्क्य ने कहा है, किसने नहीं कहा है? जिस राजा के जितने ज्यादा मित्र होंगे वह उतना ही शक्तिशाली होगा। आज भी सत्य, आगे भी सत्य रहेगा। तो ये शाश्वत सत्य है ये सिद्धांत। जिस राजा के जितने ज्यादा मित्र होंगे उतना ही शक्तिशाली होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत है। उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परराष्ट्र संबंध कह दिया जाता था, है अंतर्राज्यीय संबंध कह दिया जाता था। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह दिया जाता है। बस फर्क यही तो है, बाकी सिद्धांत तो पहले भी वही थे, आज भी और आगे भी वही रहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। चलिए इसके बाद में तीसरा है बेटा
3 भाग लिए ना हमने। पुरातत्व, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, प्राचीन अभिलेखों, प्राचीन मुद्राओं, प्राचीन खंडहरों एवं प्राचीन स्मारकों का जो अध्ययन होता है वह पुरातत्व में आता है। मतलब यहाँ अब आप ध्यान देंगे, पुरातत्व में क्या कहता है, प्राचीन जो अभिलेख हैं वो पुरातत्व में आएंगे। प्राचीन जो मुद्राएं हैं, जैसे आप देखेंगे भारत के अंतर्गत हम देखते हैं समय समय पर तांबे के सिक्के मिल जाते हैं, चांदी के सिक्के मिल जाते हैं, और भी दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, मुद्राएं हैं, प्राचीन खंडहर हैं, इसके बाद में प्राचीन स्मारक हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो पुरातत्व में आता है। तो इसके अंतर्गत भी हमें राजनीतिक सामग्री मिलती है, राजनीतिक सामग्री मिलती है। उसके आधार पर हम जो है राज्य के बारे में बहुत बातें समझ सकते हैं, राज्य के बारे में, राजा के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत कुछ विश्लेषण करने के लिए हमें मिलता है। फिर मैंने लिखा है पुरातत्व विद्या इतिहास को अंधकार से निकाल करके उजाले में लाती है। ये आपको नोट करना है। क्या, जो पुरातत्व विद्या है, पुरातत्व का जो ज्ञान है वो इतिहास को अंधकार से निकाल कर उजाले में लाती है, अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ लाती है। कौन, पुरातत्व। अब आप देखेंगे पुरातत्व विभाग अलग से है, हमारे भारत के अंतर्गत है कि नहीं है, तो उसका काम ही यही है बस। ठीक है, इसके बाद में अब 3 भाग तो हमने आपको समझा दिए। इसके बाद में एक चौथा भाग आप और बना सकते हैं, मैंने लिख दिया। चौथा भाग है कुछ आधुनिक साहित्यिक स्रोत। मतलब आधुनिक समय में कुछ विद्वानों के द्वारा एक से एक अच्छे से अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे आप यहाँ बता सकते हैं पृथ्वी राज रासो है, मुखर्जी है और मजुमदार हैं। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर अपने ग्रंथ लिखे हैं, और इन ग्रंथों में इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन किया गया है वह सर्वश्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन रहा है। प्राचीन भारत में जो राजनीतिक सिद्धांत दिए गए वे राजनीतिक सिद्धांत दुनिया में कहीं नहीं दिए गए, और पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही राजनीतिक चिंतन किया गया था। पूरी दुनिया में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ स्तर के राजनीतिक सिद्धांत भारत में ही दिए गए। इन विद्वानों ने अपने ग्रंथ में ये बातें लिखी हैं। तो ये सारे के सारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत हो गए। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ था। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ राजनीतिक चिंतन, आपसे को पूछ ले राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं। यस, आपका उत्तर होगा राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। यस बेटा, क्या, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। तो मैंने यहाँ आपको बताया इन सभी ग्रंथों टीकाओं के अंतर्गत राज्य के बारे में ही तो लिखा गया है। हालांकि ये ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी इनके बारे में, राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसलिए सारे के सारे ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत हैं। इनमें धर्म के बारे में भी है, धर्म के बारे में ज़्यादा है, धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ, ये पूजनीय ग्रंथ होने के साथ साथ इनमें राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म और राजनीति का समन्वय किया गया था। प्राचीन भारत में राजनीति का आधार धर्म नैतिकता को माना गया था। अच्छी बात है ये। अगर अच्छी बात नहीं होती तो आधुनिक भारत के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये बात कैसे कह देती थी कि राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो राजनीति हो ही नहीं सकती जिसका आधार धर्म ना हो, धर्महीन राजनीति मौत का फंदा होती है। गांधी जी कह रहे हैं ये बात। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से पहले ये बात कह दी थी कि राजनीति के अंतर्गत साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। और जैसे ही गोखले ने ये बात कही तो गांधी जी ने इसी आधार पर गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। किसने? गांधी जी ने। भाई गोखले ने जो राजनीतिक आध्यात्मिकीकरण का सिद्धांत दिया था उसके आधार पर ही मोहनदास करमचंद गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। बाकी मैं अलग से गोपाल कृष्ण गोखले भी समझाऊंगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी भी आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं संकेत दे रहा हूँ कि गोखले ने, गांधी जी ने जो लिखा है वह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की सामग्री से ही तो सीखा है। इसलिए तो गांधी जी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते हैं कि मैंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया है, ये जो सिद्धांत मैं दे रहा हूं ये सिद्धांत तो प्राचीन भारत में पहले से मौजूद थे। सत्य अहिंसा सत्याग्रह की बात गांधी जी ने की थी, तो सिद्धांत प्राचीन समय से आप देख सकते हैं इन ग्रंथों के अंदर की सारी बातें मिलेंगी। सत्य का सिद्धांत ही मिलेगा, अहिंसा का सिद्धांत ही मिलेगा, सत्याग्रह का सिद्धांत ही मिलेगा है। इसी के साथ में राजनीति के अंतर्गत साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। इन ग्रंथों में सब कुछ है। तो गांधी जी ने नया कहाँ दिया? इसलिए गांधी जी ने कहा मैंने कोई वाद नहीं दिया है, मैंने कोई गांधीवाद नहीं दिया है, मैंने कोई वाद नहीं दिया है, मैंने तो वो बातें कही जो प्राचीन समय से भारत में मानी जाती है। जरा देखिएगा, समझना है इसको। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सीमाएं। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन करने में क्या क्या समस्याएं आती है। तो आप नोट करेंगे
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सीमाएं। क्या? अध्ययन की सीमाएं। तो पूरा लिखेंगे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सीमाएं, पार्ट नंबर 2। ठीक है, आप देखिएगा बेटा क्या क्या सीमाएं हैं। सबसे पहले तो समझिए इसको, पृष्ठभूमि बनाएं। देखो, कुछ समय पूर्व राजनीतिक विचार के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया, ये बात भारत के बारे में कही जाती थी कि भाई भारत ने राजनीतिक विचार के क्षेत्र में, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया है। भारत में कोई राजनीतिक चिंतन हुआ ही नहीं है, और अगर भारत में कोई चिंतन हुआ भी है, राजनीतिक चिंतन हुआ भी है, तो वो धर्म से अलग नहीं हुआ है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक बात को धर्म के आधार पर कहा जाता है, इसलिए यहाँ स्वतंत्र रूप में, पृथक रूप में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ। ये बात पश्चिमी विद्वानों के द्वारा कही गई थी। लेकिन अब मैंने यहाँ लिखा भी है, कोई योगदान नहीं, धर्म राजनीति का समन्वय, मतलब बार बार ये बात कही जाती थी भारत के बारे में कि भारत में धर्म और राजनीति का समन्वय किया गया है। यहाँ पर जो राजनीति है वो धर्म से निर्देशित होती है, धर्म शास्त्रों से निर्देशित होती है, इसलिए स्वतंत्र रूप में राजनीति के बारे में कोई चिंतन नहीं किया गया है। यहाँ पर वास्तविक रूप में सब कुछ धर्म से प्रभावित है, धर्म से प्रेरित है, धर्म से निर्देशित है, ये बात कही गई थी। लेकिन धीरे धीरे, आप नोट करें यहाँ क्रम से बढ़ेंगे, धीरे धीरे मान्यताओं की कड़ियां टूटने लगी। मतलब इसके बाद धीरे 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 इन मान्यताओं की कड़ियां टूटने लगी कि भाई गलत बात है कि भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सत्य है कि भारत में धर्म और राजनीति का समन्वय है, समन्वय था प्राचीन समय में, लेकिन ये कोई गलत बात थोड़ी है। अरे राजनीति का आधार धर्म है, नैतिकता है, न्याय है, अहिंसा है, सत्य है, तो ये तो गुण है हमारा। तो कैसे कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ? इसलिए धीरे धीरे ये मान्यताएं, ये कड़ियाँ, ये परंपराएं टूटने लगी और विद्वानों ने अपने ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मुखर्जी हैं, मजूमदार हैं, पृथ्वीराज रासो है, इन्होंने कह दिया कि भारत के अंतर्गत, प्राचीन भारत के अंतर्गत श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ है, और ऐसे राजनीतिक सिद्धांत दिए गए जो सिद्धांत आज तक पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत नहीं दिए गए। यस, मैं यहाँ तक कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आपको बहुत बातें मिलेंगी। और मैं तो ये कहूँगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का यदि निष्पक्ष रूप में अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो आधुनिक राजनीति शास्त्र इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकता है, गौरवान्वित हो सकता है, बशर्ते कि इसका अच्छे से अध्ययन किया जाए, अच्छे से मूल्यांकन किया जाए। ये सारे स्रोत हैं, इन स्रोतों का अच्छे से आप अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से मूल्यांकन कीजिएगा। इसके बारे में हम कहेंगे कि राजनीति के संदर्भ में यहाँ वो बातें मिलेंगी जो बातें आज तक पूरी दुनिया में किसी देश में भी नहीं मिलेंगी आपको। इससे ज़्यादा गर्व की और अभिमान की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? यस, चलिए अब टूटने लगी। फिर आगे लिखा है मैंने, भारत में पश्चिम से भी पहले राजनीतिक विचारों की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब यहाँ तो कह दिया गया है कि भारत में कोई स्वतंत्र रूप में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद में कुछ विद्वानों ने, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा है, पृथ्वीराज रासो, मुखर्जी है, मजूमदार है, इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, अपनी टीकाएं लिखी, अपने ग्रंथ लिखे, और इन ग्रंथों में इन्होंने कह दिया कि भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो पश्चिम से भी पहले राजनीतिक विचारों की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने यहाँ लिखा है, भारत में पश्चिम से भी पहले राजनीतिक विचारों की, राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हो चुकी थी। कोई संदेह नहीं, इसमें शाश्वत सत्य है ये। इसलिए हमें गर्व है, हमें अभिमान है कि हमारे भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन की शुरुआत पूरी दुनिया में सबसे पहले हो चुकी थी। मुझे बताइएगा, यहाँ पर हमारे वेदों के अंतर्गत राजनीति की चर्चा है, तो क्या प्लेटो से हम पश्चिम की बात करते, प्लेटो से शुरुआत मानते हैं? राजनीति दर्शन का जनक, राजनीति दर्शन का जनक प्लेटो को माना जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक है अरस्तु को माना जाता है। लेकिन बेटा प्लेटो अरस्तु से बहुत समय पहले तो हमारे भारत में बहुत कुछ लिख दिया गया था, बहुत कुछ लिख दिया गया था। इसलिए हमारे भारत के अंतर्गत प्राचीन समय में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ, और ऐसे ऐसे राजनीतिक सिद्धांत दिए गए जिन राजनीतिक सिद्धांतों को आज पूरी दुनिया यदि मान ले तो ये जो आक्रामकता है, जो ये त्राहिमाम चारों तरफ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, पूरी दुनिया में हमेशा जो युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है राष्ट्र राज्यों में, ये सब कुछ समाप्त हो सकता है अगर हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो श्रेष्ठ राजनीतिक मूल्य हैं उनको पूरी दुनिया मान्यता दे दी। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, विश्व शांति स्थापित हो सकती है, नो डाउट। चलिए आगे। अब बेटा इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है, जिन कारणों ने इन विद्वानों की अद्वितीय प्रतिभा की ज्योति को विश्व में प्रकाशित होने से रोका वो इस प्रकार या निम्न है। मतलब अब यहाँ जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, जो समस्याएं, वो क्या क्या हैं, तो
तो ये क्या क्या है, इनको पहले यहाँ समझे कि जिन कारण, मतलब वो कौन से कारण है जिन कारणों ने इन विद्वानों की जो ये जो स्रोत है, आप देखेंगे वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ, इन सब में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ। राज्य के बारे में श्रेष्ठ स्तर की बातें कहेंगी, श्रेष्ठ स्तर के राजनीतिक सिद्धांत आपको इनके अंतर्गत मिलेंगे। उसके बावजूद भी ये कह दिया गया कि भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, गलत बात है ये। तो इसका कारण क्या है, ये 6 कारण है इसके, जिन कारणों ने इन विद्वानों की अद्वितीय प्रतिभा, अब ये विद्वान ही तो थे जिन्होंने वेद लिखा है, पुराण, स्मृतियां, महाकाव्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य विद्वान नहीं है क्या? अब यहाँ आप लिखेंगे जिन कारणों ने इन विद्वानों की, जैसे यहाँ आप लिखेंगे कौटिल्य है, शुक्र है, कामंदक है, ये विद्वान ही तो थे। तो इन विद्वानों की अद्वितीय प्रतिभा की ज्योति को विश्व में प्रकाशित होने से रोका, मतलब ये वो कारण है जिन्होंने इन विद्वानों की अद्वितीय प्रतिभा की ज्योति को विश्व में प्रकाशित होने से रोक दिया। जानबूझकर के ऐसा किया गया था कि भारत में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, जबकि सच्चाई है भारत में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन हुआ है। आप ये पूरे स्रोत यदि इन सब ग्रंथों, टीकाओं का अध्ययन करेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं ऐसा श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकते हैं आपको। यस, चलिए अब वो समस्याएं क्या क्या है। नंबर 1, अनुलब्ध ग्रंथों की, क्या बोल रहा हूं मैं, अनुलब्ध ग्रंथों की समस्या। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की जो सीमा है, वो पहली सीमा ये है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो अनुपलब्ध हैं। जो क्या है, अनुपलब्ध हैं। अनुपलब्ध लिखेंगे इसको, अनुपलब्ध मतलब हमारे भारत के अंतर्गत प्राचीन समय में एक से एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन उन ग्रंथों को विदेशी शासकों ने जानबूझ करके समाप्त किया है। हमने राजनीति के बारे में, हमारे विद्वानों ने राजनीति के बारे में अच्छे से अच्छा लिखा, लेकिन जानबूझ करके उन ग्रंथों को समाप्त किया गया, उनको अग्नि के हवाले किया गया, उनको नष्ट किया गया जानबूझ करके। अब दुख की बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में हमने, जिस वस्तु के बारे में हमने बहुत कुछ लिखा और लिखने के बावजूद भी हमें वो नहीं प्राप्त हुई, इससे बड़ी और पीड़ा, इससे बड़ा शोक कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने लिखा है, सब कुछ था, लेकिन जानबूझ करके उनको समाप्त किया गया है। तो लिखे आप अनुपलब्ध ग्रंथों की समस्या। सबसे पहले तो ये, अब यहाँ मैंने लिखा है संकेत में, पैदा होकर समाप्त होना शोक का उत्पन्न करता है। मतलब वास्तविक रूप में अगर कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई है, किसी चीज़ के बारे में हमने लिखा ही नहीं है, तो फिर कोई दुख की बात नहीं। लेकिन जिस वस्तु का जन्म हुआ है, जिस ग्रंथ को हमारे विद्वानों ने लिखा है और लिखने के बाद में वो हमें प्राप्त नहीं होता है, उसको नष्ट कर दिया गया है, तो इससे बड़ा और शोक कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो यही आती है कि हमारे यहाँ पर एक से एक अच्छे से अच्छे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वो ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाए, ये समस्या रही है। दूसरा है लेखन के प्रति अभिरुचि का अभाव। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की जो दूसरी सीमा है वह यह है कि लेखन के प्रति अभिरुचि का अभाव। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी थी, ज्ञान था, लेकिन उस समय लोग उसको लिख कर के राजी नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि यदि हम इस ज्ञान को लिख देंगे तो इसका जो है प्रयोग जो अयोग्य लोग हैं वो करने लग जाएंगे, क्योंकि उनका हाथ लग जाएगा। इसलिए वो मौखिक ज्ञान देते थे, उसको लिखते नहीं थे, और वो एक प्रकार से उसको कंठस्थ याद कराते थे। प्राचीन भारत में ये वेदों को भी कंठस्थ याद कराया जाता था, तो प्राचीन भारत में कंठस्थ याद कराया जाता था, मतलब उस समय रटाया जाता था एक प्रकार से, मैं ये कहूँगा। तो इसलिए उस समय लिखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि एक तरह से मौखिक ज्ञान दिया जाता था। तो ये भी एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सीमा है। तो नोट करेंगे आप, लेखन के प्रति अभिरुचि का अभाव। फिर मैंने लिखा है प्रत्येक युग के मूल्य होते हैं। मतलब वास्तविक रूप प्रत्येक युग के अपने मूल्य होते हैं और युग के हिसाब से उन मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत एक मूल्य ये था, क्या मूल्य था, कि विद्या कंठ की और पैसा अंट का। क्या मतलब है, मतलब प्राचीन भारत में ये माना जाता था कि विद्या तो कंठ की, वो विद्या ही काम आती है जो रटी हुई विद्या है, जो रटी हुई विद्या है, जो कंठ पर है, वो विद्या ही काम आती है। और पैसा अंट का, मतलब पैसा वही काम आता है जो आपके पॉकेट में, जो जेब में, आपके पास जो रुपया है वही काम आएगा। जो विद्या आपको याद है, रटी हुई है, वही काम आएगी, बाकी काम नहीं आएगी। इसलिए उस समय लिखने के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। ये भी एक कारण रहा है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सीमा। ठीक है। और तीसरा है अविश्वसनीय स्रोत। बेटा
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की जो तीसरी सीमा है वह अविश्वसनीय स्रोत। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के जो स्रोत हैं वो अविश्वसनीय, विश्वास के योग्य नहीं है। क्यों? इन ग्रंथों में से ज़्यादातर ग्रंथ ऐसे हैं जिनको हम अविश्वसनीय स्रोत कह सकते हैं। सारे स्रोत मैंने आपको बता दिए। तो इन स्रोतों में से ज़्यादातर स्रोत ऐसे हैं जो अविश्वसनीय हैं, मतलब उनके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीतिक सिद्धांत श्रेष्ठ हो ही सकते हैं। तीसरा कारण ये रहा। चौथा है धार्मिक विवरण। प्राचीन भारत के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की जो चौथी सीमा है वह धार्मिक विवरण है। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत जितने भी जो ये अध्ययन के स्रोत हैं, इन स्रोतों के अंतर्गत वास्तविक रूप में धार्मिक विवरण ज़्यादा दिया गया है, धर्म से संबंधित बातों का उल्लेख ज़्यादा किया गया है। आप देख सकते हैं वेदों के अंतर्गत धर्म की बातों को उल्लेख है, पुराण में भी धर्म की बातों को उल्लेख है, स्मृति में धर्म की बातों को उल्लेख, सब ग्रंथों में धर्म की बातों को उल्लेख किया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो चौथी सीमा है वह है धार्मिक विवरण। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजा और राज्य के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वह एक प्रकार से मैं कहूँगा धार्मिक व्यवस्था से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के लिखा गया है। इसलिए इसकी चौथी जो है सीमा होगी। पांचवी है गुमनाम रचना तथा साहित्यिक शैली। मतलब पांचवी जो अध्ययन की सीमा है वो ये है कि गुमनाम रचना। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत काफ़ी रचनाएं मिलती हैं, काफ़ी ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन वो ग्रंथ लिखे किसने हैं? क्योंकि उस समय के जो विद्वान होते थे वो ग्रंथ तो लिखते थे, परंतु वो अपना नाम दे के राजी नहीं होते थे कि ये ग्रंथ मैंने लिखा है। इसलिए गुमनाम रचना भी इसकी एक समस्या है। और साहित्यिक शैली, मतलब उस समय की जो शैली है वो शैली भी हमारी समझ से परे है। इसलिए यह भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की एक सीमा है। क्या? गुमनाम रचना तथा साहित्यिक शैली। और बेटा अंतिम जो छठी सीमा है वह है पाश्चात्य एकांगी और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। मतलब छठी सीमा यह है कि पश्चिमी विद्वानों के द्वारा भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो अध्ययन विश्लेषण किया गया है वह एक पक्षीय पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत के अंतर्गत राजनीति के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वह धर्म से प्रेरित होकर के लिखा गया, धर्म से निर्देशित होकर के लिखा गया। भारत के अंतर्गत राजनीति के बारे में स्वतंत्र रूप में कोई चिंतन नहीं किया गया। तो ये बात उन्होंने पक्षपातपूर्ण कही है। मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी विद्वानों के द्वारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो अध्ययन विश्लेषण किया गया है, जो मूल्यांकन किया गया है, वह एक पक्षीय है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण, अध्ययन, मूल्यांकन कर रहे हैं तो निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन वास्तविक रूप में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन था। ये कहना गलत है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ, बल्कि ये कहेंगे कि प्राचीन भारत में जो राजनीतिक चिंतन हुआ वह सर्वश्रेष्ठ स्तर का था। और प्राचीन भारत में जो राजनीतिक सिद्धांत दिए गए वो राजनीतिक सिद्धांत पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत और अध्ययन की सीमाएं। दो बातें ली ना, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत और अध्ययन की सीमाएं। अध्ययन की स्रोत और अध्ययन की सीमाएं, ये दोनों बातें हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज के लेक्चर में आप ये दोनों बातें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, देखो मेरा मूल लक्ष्य ये है कि आपको मैं भारतीय राजनीतिक चिंतन समझाना चाहता हूँ। अब भारतीय राजनीतिक चिंतन तभी समझेंगे जबकि सबसे पहले आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझेंगे। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि युग के हिसाब से मूल्य बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, ये रहा, प्रत्येक युग के मूल्य होते हैं। तो अब प्राचीन भारत में विद्या कंठ की और पैसा अंट का, ये कहावत चरितार्थ थी, ये कहावत मानी जाती थी। अब आज ऐसा नहीं है कि विद्या कंठ की और पैसा अंत का, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखेंगे आपके पास जो धन होता है वो धन आपकी पॉकेट में थोड़ी होता है, बैंक में होता है कि नहीं होता है। और विद्या सबको रटी थोड़ी होती है, सभी के पास में अपना अपना निजी पुस्तकालय भी होता है, जैसे हमने अपना पुस्तकालय बना रखा है। तो इस तरीके से देखो युग के हिसाब से मूल्य तो बदलते रहते हैं और बदलना जरूरी भी होता है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के हिसाब से मानव की जो आवश्यकताएं वो बदलती रहती है, आवश्यकताएं बदलती है तो डेफिनेटली मूल्य के अकॉर्डिंग, मूल्य के अनुसार ही बदलती है। तो जरूरी भी होता है ये थोड़ी ना है कि प्राचीन भारत में जो मूल्य थे तो उन मूल्यों को हम सदा के लिए एक जैसा ही मान ले, जड़ बना दे, परिवर्तन नहीं होनी। हाँ, कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं जो कि देश काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे सत्य,
अहिंसा, सत्याग्रह। तो ये ऐसे मूल्य हैं जिनको कि भारत भी माने, अमेरिका भी माने, रूस भी माने, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन मूल्यों को मानने में किसी को परेशानी है क्या? नहीं हो सकती है परेशानी। इसलिए शाश्वत मूल्यों की चर्चा की जाती है तो शाश्वत मूल्य केवल भारत में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। अब मुझे विश्वास है आप आज के लेक्चर में जो दोनों बातें मैंने आपको समझाई हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।